डॉक्टर देवयानी एंड यू आर वाचिंग एपिस्टेसिस। तो हम लोगों ने अब तक क्लियर कंसेप्ट सीरीज में सीबीएसई क्लास 11 का जो 5 यूनिट है उसमें से एक यूनिट कवर कर लिया है, दैट इज यूनिट 3। उसमें 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल डिवीजन। तो वो वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑलमोस्ट 32 ईयर्स के, वो भी सॉल्व करके डिस्कस कर लिया है। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 से। सो यूनिट 1 का में 4 चैप्टर है। उसमें जो फर्स्ट 2 चैप्टर है, द लिविंग वर्ल्ड एंड द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये 2 का वेटेज थोड़ा कम रहता है, लेकिन इसमें बहुत ही सिंपल चैप्टर्स हैं एंड इसमें से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी होते हैं। सो ये अच्छा आइडिया है कि हम लोग इसको अच्छे से पढ़ ले ताकि कोई भी क्वेश्चन इस 2 इजी चैप्टर से ना मिस हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। सो इस चैप्टर में पहले ही एनसीईआरटी बुक में ये है कि व्हाट इज लिविंग। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं वो सारे बहुत सारे जगह में डाइवर्स हैबिटेट में रह सकते हैं, जैसे माउंटेन्स में भी है, सो हॉट स्प्रिंग में भी है एंड टेम्परेट रीजियंस में भी है, बहुत कोल्ड रीजियंस वेदर में भी है। तो सारे जगह में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एंड ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग जो भी पार्ट और जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर्स इसमें ऐसे हैं जो नॉन लिविंग में नहीं होते, नॉन लिविंग एलिमेंट्स में नहीं होते हैं। ठीक है, दैट्स वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उसको हमने 5 अगर सेक्शन में डिवाइड कर दिया तो होगा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शसनेस। लेकिन इसमें से कौन से कैरेक्टर वो है जो एकदम पर्टिकुलरली बस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाए जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो 1 by 1 हम सारे कैरेक्टर्स के बारे में पहले थोड़ा जान ले। ओके, सो फर्स्ट इज ग्रोथ। कैरेक्टर इज ग्रोथ। ग्रोथ मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेगा, दैट मीन्स सेल डिवाइड करके ग्रो करता है, सेल डिवीजन होता है उसमें। ठीक है, सेल डिवीजन होके एक सेल से 2 सेल बनते हैं, ऐसे करके वो बॉडी मास को इंक्रीज करता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रोथ जो है वो इंटरनल है, इंटरनली बॉडी मास इंक्रीज होता है। अगेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इक्विवेलेंट है, दैट मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही सिंगल सेल रहता है, अब सेल डिवाइड होगा 1 से 2 होगा, दैट मीन्स इट इज इक्विवेलेंट टू रिप्रोडक्शन। सो ग्रोथ के लिए मेनली ग्रोथ जो है वो इंटरनल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अब नॉन लिविंग कोई भी सब्सटेंस भी ग्रो करता है, कैसे? लेकिन इसका ग्रोथ डिफरेंट होता है। इसमें कुछ भी एलिमेंट्स जो है वो सरफेस में आके डिपोजिट होके इसका कोई भी नॉन लिविंग सब्सटेंस का ग्रोथ करता है, दैट मीन्स इसका बॉडी इसका मास इंक्रीज करता है। ठीक है, सो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंटरनली ये बॉडी मास इंक्रीज होता है, वेर एज नॉन लिविंग में बस सरफेस में डिपोजिट होके इसका इंक्रीज होता है। एंड दिस टाइप ऑफ इंक्रीज इन नॉन लिविंग सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एक्रेशन। राइट नाउ, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। इंटरमीडिएट ग्रोथ मतलब ये पूरे लाइफ टाइम तक ग्रो होता रहता है, एंड डिटर्मिनेट ग्रोथ दैट मीन्स अप टू अ सर्टेन एज ये ग्रोथ या फिर सेल डिविजन्स होंगे। ठीक है, सो ग्रोथ कैन बी ऑफ 2 टाइप। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक बहुत ही, सो दैट्स वाई, सो फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर दैट इज ग्रोथ, हमें ये पता चला कि लिविंग का ये ग्रोथ वाला जो कैरेक्टर है ये यूनिक नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है। राइट, सो कमिंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टर दैट इज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बस अपनी जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना चाहता है, एंड दैट इज थ्रू रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन भी बहुत टाइप के होता है, असेक्सुअल हो गया, सेक्सुअल हो गई, फंगी सेक्सुअल स्पोर, असेक्सुअल स्पोर फॉर्म करके करता है, फिर फ्रेगमेंटेशन हो गई, बडिंग हो गया, दैट मीन्स असेक्सुअल जो भी फॉर्म है, फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल या फिर सेक्सुअल, जो भी सेक्सुअल पोर्स भी फॉर्म करते हैं बहुत
प्लांट्स। तो ये सारे प्रोसीडियर करने का एक ही मकसद है कि एक जैसा जो ऑर्गेनिज्म है उसके जैसा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सो ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बहुत ही यूनिक एक कैरेक्टर है। लेकिन ऐसे कोई बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे म्यूल्स हो गए, या फिर जो स्टेराइल वर्कर बीज हो गए, या फिर इनफर्टाइल कपल्स होंगे, ह्यूमन बींग्स होंगे, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन ये तो लिविंग है ना। सो दैट्स वाई रिप्रोडक्शन भी कोई यूनिक कैरेक्टर नहीं हुआ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि विदाउट रिप्रोडक्शन भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने पढ़ा है कि मेटाबॉलिज्म क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन एट ए स्ट्रेच चलता रहता है, ठीक है, एंड दे आर इंटरकनेक्टेड एंड दे आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, एंड द फाइनल जो प्रोडक्ट आता है दे आर कॉल्ड मेटाबोलाइट, राइट। सो ये कंटिन्यूअसली होता रहता है। इसमें भी एनाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस में सिंपल जो और सिंपल कंपाउंड्स है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है। कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिवाइड होकर सिंपलर फॉर्म में बन जाता है। सो मेटाबॉलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन हम लोग अगर कोई भी इस रिएक्शन को बाहर, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर करवाना चाहे तो हम करवा सकते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी रिएक्शंस, हम ये सारे रिएक्शंस हम कर सकते हैं। सो दैट मीन्स मेटाबॉलिज्म अगेन कोई यूनिक कैरेक्टर नहीं हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि ये रिएक्शंस बाहर भी विदाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सिस्टम के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। इन दैट केस ऑल द लिविंग दे आर कॉल्ड लिविंग रिएक्शंस, एंड बट उसके अंदर जो होगा दैट इज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन बाहर भी हम ये सारे लिविंग एक्शंस रिएक्शंस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो इन प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, इन सारे में से जो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, ये सारे ही हम बाहर कोई भी ऑर्गेनिजम्स के बाहर लैब सेटअप में कर सकते हैं। सो दिस इज अंडर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीडियर that in vitro all the reactions can happen and they are not living things but the reactions are living. Okay, टेस्ट ट्यूब में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो लिविंग नहीं है, लेकिन रिएक्शन लिविंग है। दैट्स वाई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ फॉर्म्स, बिकॉज ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं तब हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कॉन्शसनेस। ओके, कॉन्शसनेस मीन्स ये चीज, ये एक इम्पॉर्टेंट ऐसा कैरेक्टर है जो बस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। What does that mean? That means ये कॉन्शसनेस ऐसी होती है हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके बाहर के एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा है वो सेंस कर सकता है। टेम्परेचर हो गया, कोई स्टिम्युलस आया वो हो गया, कोई एनवायरनमेंट चेंज हो गई, सब कुछ कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस कर सकता है। सो दिस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये जो सिस्टम है, ये जो थिंग है, सो कॉन्शियसनेस देयरफॉर, सो दे आर वेरी वेरी अवेयर ऑफ द होल एनवायरनमेंट। सो दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। सो ऑल ओवर अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स और क्या क्या है बोले तो यही होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, दे रेप्लिकेट कर सकता है, दैट मीन्स रिप्रोड्यूस कर सकता है। इवॉल्विंग, दे बाहर के कोई भी चेंज के साथ एडजस्ट करके इवॉल्व कर सकता है खुद को। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, बिकॉज कोई भी चेंज हुआ तो अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस को भी चेंज करता है। इंटरैक्ट, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम, क्योंकि ये अंदर जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हर सेल सिंगल है, लेकिन एज ए होल ये सारे
जो फंक्शन करते हैं एज ए होल, द ऑर्गेनिज्म भी वही फंक्शन कर शो करता है। सो इसमें बहुत सारा एक इंटरैक्टिव सिस्टम है, क्योंकि सारे सेल्स, सारा फंक्शंस इंटरलिंक्ड है। ओके, एंड दे आर कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिम्यूली। एक्सटर्नल स्टिम्यूली में ये रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सो दीज आर द होल important characters of living organism and the whole concept of what is living. Okay, next coming to the डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। अब ये लिविंग वर्ल्ड में बहुत सब कुछ आ जाता है, जैसे प्लांट्स है, माइक्रोब्स हैं, हो गए फंगी, हो गया एनिमल्स, हो गए इंसेक्ट्स, हो गए बर्ड्स, हो गए। सो सब डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर इन आवर वर्ल्ड। ओके, सो ऑलमोस्ट 1.8 मिलियंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। सो ये इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। दैट मीन्स दे आर लिविंग and different type of living organisms are present in this world. So this is called biodiversity. अब कोई भी particular organisms को वो उसका हैबिटेट बहुत ही वो हो सकता है, डाइवर्स हो सकता है। जैसे इस अब अगर हर ऑर्गेनिज्म को हम अपने अपने लोकल नेम से पुकारने लगे, तो हम इसको जो बोल रहे हैं वो सेम ही ऑर्गेनिजम्स को दुनिया के दूसरे कोने में कोई दूसरे नाम से पुकार रहे हैं। सो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, एंड जो रिसर्चर हैं एंड जो स्टडी होता है इनके लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ही कैरेक्टर, एक ही ऑर्गेनिजम्स का बहुत सारा नाम है, राइट। सो इसलिए एक पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए, एंड इट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। दैट मीन्स एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का एक सिंगल नेम होना चाहिए जो जिसमें ही वो सारे वर्ल्ड में नोन हो, ठीक है। सो सारे वर्ल्ड में उसी नाम से उसको जाना जाए। सो दिस इज कॉल्ड दिस सिस्टम इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, और गिविंग द पर्टिकुलर नेम टू एन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म rather than its common name, rather than its local names. Okay, so एक ऐसा nomenclature, that means naming system होना चाहिए हर organisms का, जिससे जिस एक नाम से वो particular एक species को ही पकड़े, and वो उसी नाम से सारे दुनिया भर के लोग उसको उसी नाम से जाने। So this is called nomenclature, and इसके लिए हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। हर ऑर्गेनिजम्स का आइडेंटिफिकेशन होनी जरूरत है। अब आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करें, इतने डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स है, अब सबका एक एक कैरेक्टर्स उठा के आइडेंटिफाई करने से अच्छा है कि हम ग्रुप्स बना लें, जो एक ग्रुप्स जिसमें सिमिलर ये कैरेक्टर्स है, वो सारे ऑर्गेनिज्म ये ग्रुप में आ गए, ठीक है। सो ऐसे करने से हम लोग उसको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को। ये ऑर्गेनिजम्स ये ग्रुप में आता है, दैट इज इसका मतलब ये है इसमें ये कैरेक्टर रहेंगे, ठीक है। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। सो आइडेंटिफिकेशन भी बहुत जरूरी है, नेमिंग के बाद आइडेंटिफिकेशन देना जरूरी है। ये स्टडी और साइंटिफिक नेम जो हमने दिया है नोमेनक्लेचर के थ्रू, उसमें से हम इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ओके, सो दिस आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर सिस्टम के लिए दो यूनिक codes हैं, and they are called ICBN, that means International Code for Botanical Nomenclature, and ICZN, International Code for Zoological Nomenclature. So ये दो authorities हैं जिनके थ्रू ही जिनके प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करके सारे ऑर्गेनिजम्स का नेमिंग किया जाता है, ठीक है। सो दीज आर ICBN फॉर प्लांट्स एंड ICZN फॉर एनिमल्स। नाउ लीनियस, जिनको हम बोलते हैं कि नोमेनक्लेचर जिनके हाथों ही हुआ है, सो लीनियस सिस्टेमा नेचुरी एक बुक के अंदर, एंड स्पीसीज प्लांटेरम, ये दो बुक लिखे थे, एंड इसमें उन्होंने नोमेनक्लेचर का एक टिपिकल नोमेनक्लेचर हम कैसे कर सकते हैं ये फॉर्मूला लेके आए थे। तो दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। सो आज तक कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो नेमिंग सिस्टम होता है वो लीनियस के फॉर्मूला के थ्रू ही बनते हैं। सो इट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बिकॉज इसमें दो फ्रेज होंगे, हर साइंटिफिक नेम में दो फ्रेज होंगे। फर्स्ट फ्रेज स्टैंड फॉर जीनस नेम, एंड द सेकंड फ्रेज फॉर
specific epithet, right? So first is genus and second is a species. Now ये जो है इसका भी कुछ दो चार रूल उन्होंने बनाया था. जो रूल ये है कि ये सारे नेमिंग जो है वो लैटिन लैंग्वेज में होंगे एंड लिखने के टाइम उसको इटैलिक्स में हम लिखेंगे, ठीक है. लैटिनाइज्ड एंड डिराइव्ड फ्रॉम एंड रिटन इन इटैलिक्स. ओके, लिखने के टाइम इटैलिक्स में लिखेंगे एंड जो इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, कोई भी ऑर्गेनिज्म कहीं के वर्ल्ड के कहीं के कोने से भी हो, लेकिन उसका नोमेनक्लेचर जो है वो लैटिन में ही होगा. ओके, नेक्स्ट इज ये जो दो फ्रेजेस है जेनस एंड स्पीसीज, इसको जब हम लिखेंगे हैंड रिटन करेंगे तब उनको दो अलग अलग दोनों में गैप होगा एंड उसके नीचे अंडरलाइन करनी पड़ेगी, ठीक है. तो वो दे शुड बी अंडरलाइंड व्हेन दे आर हैंड रिटन. एंड जब प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो वो इटैलिक्स में होगा. ओके, नेक्स्ट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द जेनस कैपिटल लेटर्स में होंगे एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पीसीज स्मॉल में ही होंगे, ठीक है. सो ये भी एक रूल था. नेक्स्ट इज दैट मीन्स एज एन एग्जांपल वी कैन से मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है. सो मैंगीफेरा का एम होगा बड़ा एंड इंडिका का आई होगा छोटा. एंड उसके बाद जो साइंटिस्ट उसको पहले डिस्कवर किया है उनका नेम रख सकता है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन, LINN. सो लिनियस फर्स्ट ये ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया है. सो दैट्स वाई डिस्क्राइब किया, आइडेंटिफाई मीन्स डिस्क्राइब किया है, देयरफॉर इसके नाम के लास्ट में हम साइंटिस्ट का नाम रख सकते हैं. ओके, सो दीज आर द रूल फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. अब कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसका दो जेनस एंड स्पेसिफिक नेम सेम होता है, जैसे कातला, तो इसको हम बोलते हैं टॉटोनिम्स, जिसमें जेनस एंड स्पेसिफिक नेम सेम होते हैं, राइट. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन. सो अब हमें क्या करना है कि पूरे ऑर्गेनिजम्स का हमने नेमिंग कर ली, जिसको हमने साइंटिफिक नेम्स दे दिया, पूरे वर्ल्ड उसको वही नाम से जानेंगे. लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना है, उनके कैरेक्टर्स को जानना है, स्टडी करनी है, तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स को जानने से अच्छा यही है कि हम उनको क्लासिफाई करें, इनको क्लासिफाई करके हम एक कैटेगरी या फिर एक ग्रुप्स में डिवाइड करें. सो एक ग्रुप में पर्टिकुलर ये कैरेक्टर रहेगा एंड जिस ऑर्गेनिजम्स में ये कैरेक्टर्स आते हैं वो सारे ग्रुप्ड अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. सो ये कैटेगरीज को, ये एक कैटेगरी को हम बोलते हैं टैक्सॉन एंड प्लूरल में बोलते हैं टैक्सा, ठीक है. सो एक कैटेगरी इज टैक्सॉन. सो इसके ऊपर डिपेंड करके हम क्लासिफिकेशन करेंगे पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, राइट. एंड दिस जो एक कैटेगरी होगा दैट दीज आर कॉल्ड टैक्सन. एंड टैक्सोनॉमी नेक्स्ट जो वर्ड आता है दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन is called taxonomy. So taxonomy is the process of classifying all the living organism into different taxonomical categories. Taxonomical categories are called taxon. So ये taxonomical categories के भी बहुत सारे हायरार्की है जिसको हम अभी जानेंगे. इसके अलावा जो ये और एक टर्म इंट्रोड्यूस है जो है सिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक्स मीन्स आइडेंटिफाइंग अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, then classify it and through taxonomy. So all these things, that means systematically कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करके उसको एक टैक्सोनॉमिकल पोजीशन देने का नाम है सिस्टमैटिक्स. Okay, so all together this is called systematic. That means systematic arrangement of organisms. Okay, so न्यू सिस्टमैटिक्स जो एक न्यू टर्म है जो जूलियन हक्सले ने 1940 में दिया था, एंड इट इज अ न्यू ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक एंड इट इज नोन फॉर द इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट. तो इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं. So this is identification, classification and taxonomy, all three things are grouped under systematics, right. So this is all about different terms in classifying living organisms.
राइट. सो नाउ कमिंग टू द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, दैट मीन्स एक एक जो टैक्सन है. सो टैक्सोनॉमी का एक टैक्सन को हम एक के बाद एक रख के एक हायरार्की फॉर्म किया है. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, जिसमें सारे डिफरेंट टैक्सन को एक ही स्पेसिफिक अरेंजमेंट में हमने रखा है. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की एंड डिफरेंट टैक्सन्स आर लाइक स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम. ओके. इसके अंदर अलावा भी कुछ थोड़े बहुत दूसरे टैक्सन्स भी हैं, जैसे ट्राइब हो गया या फिर कुछ और भी इसके अंदर आते हैं, डिवीजन होगी. ठीक है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट टैक्सन इन द कैटेगरी. सो कैटेगरीज का सबसे लोएस्ट जो टैक्सन है, इट इज कॉल्ड स्पीसीज. अब एक ही स्पीसीज के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते रहे हैं, जो इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, दे आर totally same in each and every point of view, and they can they can reproduce. Okay. So species के अंदर जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो अपने आप में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स सेम होते हैं. ठीक है. सो दिस इज द लोएस्ट कैरेक्टर और द स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, एंड दिस इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स and are able to breed among themselves and produce their own kind. Right. So this is species, and Ernest Mayr pioneered the currently accepted definition of biological species. तो Ernest Mayr ने first biological species का concept दिया था. नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, इसका मतलब स्पीसीज सबसे लोएस्ट ग्रुप है. इसके ऊपर जो आते हैं दैट इज जेनस. जेनस ग्रुप है, ये है जो इंडिविजुअल्स और रिलेटेड स्पीसीज को इकट्ठे करके जेनस ग्रुप बनाया है. ठीक है. जेनस टैक्सा में रिलेटेड स्पीसीज है. सो जेनस टैक्सा के अंदर जो स्पीसीज हैं वो अपने आप में डिफरेंट स्पीसीज अपने आप में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. ठीक है. लेकिन इसका मतलब जेनस में जो कैरेक्टर के सिमिलैरिटीज हैं वो स्पीसीज से थोड़ा कम है. राइट. स्पीसीज में पूरा सिमिलैरिटी होता है, लेकिन जेनस के अंदर डिफरेंट जो स्पीसीज है उसमें कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर्स हैं. दैट्स व्हाई दे आर ग्रुप्ड अंडर a higher taxon and it is called genus. So okay, so इसमें example जैसे हो गया potato, tomato, brinjal, they are different species but belong to a genus called Solanum. ठीक है. अगेन जैसे एनिमल्स में हम देख ले तो जैसे लायन, लेपर्ड, टाइगर विथ सेवरल कॉमन फीचर्स एंड ऑल स्पीसीज एंड आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जेनस पैंथेरा. सो ये सारे अलग हैं, लायंस, लेपर्ड, टाइगर सारे अलग हैं, लेकिन इनकी कुछ कैरेक्टर सिमिलर है, इसलिए इनको हमने पैंथेरा जेनस के अंडर डाला है. ठीक है. कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक कि ये जेनस वही होगा जिसमें कुछ कैरेक्टर्स स्पीसीज के. सो डिफरेंट स्पीसीज को हम लेकिन रिलेटेड उसमें कुछ सिमिलैरिटीज है, उनको जेनस में ग्रुप करते हैं. नेक्स्ट हायर टैक्सा इज फैमिली. कुछ जेनस को हम इकट्ठा करके फैमिली करते हैं. इसमें धीरे धीरे हमें सिमिलैरिटी कम होती जाएगी. ठीक है. सो फैमिली में उससे भी थोड़ा लेस सिमिलैरिटीज है. जेनस और स्पीसीज के मुकाबले कम सिमिलैरिटीज हैं. वैसे सारे रिलेटेड जेनस को हमने इकट्ठा करके फॉर्म किया है फैमिली. Okay, like genus Panthera comprises lion, tiger, leopard is put along the genus with genus Felis in the family Felidae. So Felidae family के अंडर Felis भी है जो एक जेनस है, Panthera भी है जो एक दूसरा जेनस है. So ऐसे एक आधा जेनस जिसमें कुछ सिमिलैरिटीज है उनको फैमिली में रखा गया है. नेक्स्ट इज ऑर्डर. सिमिलरली डिफरेंट रिलेटेड फैमिलीज को इकट्ठे करके हम ऑर्डर में रखेंगे जिसमें सिमिलैरिटी रिलेटिवली कम होगा, फैमिली से रिलेटिवली कम होगा.
नेक्स्ट हो गया ऑर्डर। अगर ऑर्डर के बारे में भी बोले तो इसमें एग्जांपल है द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। सो दिस ये दो फैमिली को भी हम एक ही ऑर्डर के अंडर रख सकते हैं, दैट इज कार्निवोरा, राइट। क्लास ये भी ऐसा है कि रिलेटेड डिफरेंट ऑर्डर्स को हम इकट्ठे करके एक क्लास में रखेंगे। सो इसका एग्जांपल है जैसे ऑर्डर प्राइमेटा comprises monkey, gorilla, gibbon and placed in class Mammalia along with the order Carnivora. So order Primata and Carnivora दोनों को ही हम क्लास मैमेलिया में रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइलम। अभी कभी कभी फाइलम को हम डिवीजन भी बोलते हैं, फाइलम और डिवीजन। सो इसमें डिफरेंट क्लासेस को इकट्ठा करके हम फाइलम में रखे हैं। जैसे हो गया in case of plants, classes with few similar characters are assigned to a higher category in case called division. So division in case mainly plant के में ही हम यूज करते हैं। एंड जैसे डिफरेंट क्लासेस होगी लाइक जैसे एम्फीबियन, फिशेस एंड रेप्टाइल्स, ये सारे डिफरेंट क्लास को हम इकट्ठे करके एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं, दैट इज फाइलम। सो classes comprises animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute a higher category called phylum. Okay, so and this phylum is called what? Chordata. Next is kingdom. So this is the highest टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। सो सबसे ऊपर जो है सो दैट इज कॉल्ड किंगडम। एंड इसमें डिफरेंट सारे फाइलम को हम इकट्ठे करके इसको रखेंगे किंगडम में। जैसे किंगडम मेनली दो ही है, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। सो सारे डिफरेंट फाइलम वाले जो भी एनिमल्स है सबको हम इकट्ठे करके एक ही किंगडम में रखेंगे एंड इट इज कॉल्ड एनिमल किंगडम। एंड सारे प्लांट्स के जो डिवीजन है सबको इकट्ठा करके एक ही किंगडम में रखेंगे, दैट इज एनिमल किंगडम। ओके, दैट इज प्लांट किंगडम, राइट। सो द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की शुड गोज लाइक स्पीसीज, genus, family, order, class, phylum and then kingdom, right? So these are the different taxon. Now coming to the taxonomical aids. So कोई taxonomical aids है जो हमें taxonomical studies में या फिर classification में कोई भी organism के study करने में बहुत help करता है। So different aids are like herbarium. So ये herbarium mainly plants के लिए है। ये यहाँ पे कोई भी plant का एक part लिया जाता है जिसमें सारे उसके characters हो, जैसे stem हो गया, leaf हो गया, flowers है तो वो हो गया, fruits है तो वो भी हम रख सकते हैं। सबको ड्राई करके प्रेस करके प्रेस्ड सिचुएशन में एक शीट के अंदर रखते हैं एंड उसके साथ उसके सारे इंफॉर्मेशन उसमें रिटर्न होता है। जैसे डेट ऑफ कलेक्शन हो गई, कौन इसको कलेक्ट किया है इसका नाम हो गया, उनका कोई कॉमन नेम है तो हो गया, साइंटिफिक नेम है तो लिख लिया, फिर उसका फैमिली क्या है एंड सारे जो डिटेल्स है ये सब कुछ ये हर्बेरियम के अंदर रहता है। सो दिस इज कॉल्ड हर्बेरियम शीट। एंड वास्क्यूलम करके और एक टर्म है जो स्पेशल टाइप ऑफ बॉक्स है जिसमें प्लांट स्पेसिमेन हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन्स में हम प्लांट्स को लिविंग कंडीशन में कंजर्व करते हैं, ठीक है, और रखते हैं। सो दिस इज कॉल्ड बॉटनिकल गार्डन्स एंड दे आर द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। एंड हर बॉटनिकल गार्डन में जो भी प्लांट्स होंगे उसमें उसका साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम एंड सारे डिटेल्स लगाया हुआ रहता है उसमें प्लांट के ऊपर। ओके, सो बहुत इम्पोर्टेंट बहुत एग्जांपल है इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो हावड़ा में है, वेस्ट बंगाल में। ओके, नेक्स्ट इज म्यूजियम। म्यूजियम में सारे प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज हम रख सकते हैं प्रिजर्वेटिव डाल के, या फिर कोई बिग एनिमल्स हुआ तो फिर उसको स्टफ कर सकते हैं, फिर उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड म्यूजियम। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में जैसे बॉटनिकल गार्डन्स में प्लांट्स को रखते हैं लिविंग कंडीशन में, वैसे जूलॉजिकल पार्क्स में एनिमल्स नेचुरल हैबिटेट्स में उनके रख सकते हैं हम थ्रू जूलॉजिकल पार्क। अब जूलॉजिकल पार्क का भी बहुत सारे डिविजन्स हैं एंड इसमें ये प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स में रहते हैं अंडर ह्यूमन
care and which is enable us to learn more about their food habits and behavior, right? नेक्स्ट इज की. सो की एक टैक्सोनॉमिकल एड है जिसमें हम कोई भी प्लांट एंड एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो इसमें ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स रहते हैं दो. एक कैरेक्टर के ऑल्टरनेट दो फॉर्म रहते हैं जिसका हम कपलेट कहते हैं. ठीक है. सो ये की में ऐसा हो सकता है कि कोई भी कैरेक्टर इसमें है या फिर नहीं है, मतलब ऐसे सिंपल फॉर्म में होता है की. एंड पेयर ऑफ कैरेक्टर्स विथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स रहते हैं एंड दे आर कॉल्ड कपलेट. एंड इसमें ही तो दो ऑपोजिट ऑप्शंस होते हैं कि रिजल्ट होता है ऐसा कि इस की को हम एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें. ओके. सो ये की का मेन काम क्या है, कोई भी प्लांट किंगडम, प्लांट ऑर्गेनिज्म और फिर एनिमल को आइडेंटिफाई करने में ये टैक्सोनॉमिक की बहुत हेल्प करता है. एंड ये टैक्सोनॉमिक की को यूज करते हैं हम लोग मेनली आइडेंटिफिकेशन के लिए. ठीक है. इसके अलावा फ्लोरा हो गया, मैनुअल्स हो गए, मोनोग्राफ्स हो गए, दे आर ऑल टैक्सोनॉमिकल एड. फ्लोरा में हम कोई भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं. मेनली कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन ए गिवन एरिया, ये बताता है फ्लोरा. मैनुअल्स में क्या होता है, इंफॉर्मेशन रहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया. सो मैनुअल्स में वो पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या एनिमल्स है इसके सारे डिटेल्स उसमें रहता है, कौन कौन से स्पीसीज है वो डिटेल्स रहता है. मोनोग्राफ्स में कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर टैक्सन, वन टैक्सन. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द कीज ऑफ टैक्सोनॉमिकल कीज. अब टैक्सोनॉमिकल एड वाला जो ये पार्ट है ये आप लोगों के जो दिस सेशन है दैट इज 2020 एंड 2021 इसमें सीबीएसई का सिलेबस से रिड्यूस किया गया है. सो ये टैक्सोनॉमिकल एड वाला पोर्शन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये नीट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स वाई मैंने इसको डिस्कस किया. और एक बात कि ये जो सारे क्लास 11 के मैं सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, इट इज अगेन फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे आप बायोलॉजी ऑप्ट कर रहे हो एंड उसमें मेनली जो टेक्स्ट बुक फॉलो किया जाता है दैट इज NCERT के 11-12. Okay, so this is also helpful for those who are opting biology for any competitive exam. So that's all for this chapter, and thanks for watching. And if you like my video, please do subscribe to Epistasis. Thanks a lot.